दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज 2 जो है CGTET का भाग तीसरा, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी और बाल विकास पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 61 से 90 होंगे। कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश से। तो देखते हैं दोस्तों, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस प्रकार सही वर्ब को चुन करके हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो 61 दिया है, आई ब्लैंक दिया हुआ दोस्तों, इंग्लिश फॉर 5 years। हम इंग्लिश को 5 साल से पढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी, आई एम स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग, शैल हैव स्टडीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हम पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा हैव बीन स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। हैव बीन स्टडिंग का प्रयोग होगा क्योंकि इस वाक्य का कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ है और अब भी हो रहा है। ओके दोस्तों, 62 देखे, ही खालिस्तान अ स्लीप वाइल वी वाज ड्राइविंग। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है फॉल्स, फेल, हैज फेलन, विल फॉल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वास का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इसको पास्ट टेंस में ही ले जाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा बी, फेल। फेल का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ वास के प्रयोग से वास पास्ट होने का बोध होता है। ओके दोस्तों, आगे देखें, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63 to 67। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। हमको यहाँ से इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अनुसार एक सही उत्तर चुनना है, सही विकल्प चुनना है। ऑन द वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमेंट्स इन द वर्ड्स, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज presented to the United States of America by the people of France. The great statue, which was designed by the sculptor Auguste Bartholdi, took 10 years to complete. The actual figure was made of copper supported by a metal framework which had been specially constructed by Eiffel before it could be transported to the United States. A site had to be found for it and a pedestal had to be built. The site chosen was an Iceland at the entrance of the New York Harbor. By 1884, a statue which was 151 feet tall had been erected in Paris. The following years, it was taken to pieces and sent to America by the end of October 1886. The statue had been put together again and it was officially presented to the American people by Bartholdi. Ever since then, the great moment had been a symbol of liberty for the millions of pupils who have passed through New York harbors to make their homes in America। इस प्रकार क्वेश्चन स्टेटमेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को हमको पढ़ना है और इसका सही आंसर ढूंढना है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू अमेरिका बाई एफिल, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ फ्रेंच,
द पीपल हु मेड देयर होम्स इन अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, द पीपल ऑफ फ्रेंच। इसका जो सही आंसर है वो है सी। टावर का नाम एफिल रखा गया, बट ये जो है फ्रेंच के लोगों के लिए बनाया गया था। ओके दोस्तों, द ग्रेट स्टेचू विच टुक 10 years टू कंप्लीट वॉज डिजाइन बाई। ये जो डिज़ाइन किया गया था बर्थोडी ने किया था, तो इसका सही आंसर है बर्थोडी। आगे देखिए, द ग्रेट स्टेचू वॉज टेकन टू पीस बिकॉज इट नीडेड अ पेडेंटियल, इट वॉज नॉट कंप्लीट, इट वॉज 151 feet टॉल, इट वॉज मोनूमेंट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये टावर था एल्फिल टावर, वह 151 फीट 151 फीट टॉल था, तो इसका सही आंसर है इट वॉज 151 feet टॉल। दिस इज करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखिए दोस्तों, व्हाट वाज द साइट फॉर द ग्रेट मोनूमेंट टू बी इंस्टॉल्ड एट एचिनटा, एट द बैंक फॉर अमेजन, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क हार्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क हार्बर। दिस इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी। आगे देखिए 67 सिंस अक्टूबर 1886 it had been a symbol for sculpture, liberty, fraternity, honesty। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों लिबर्टी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। आगे देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 to 70। ईच ऑफ द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 parts। मेक एज ए बी सी एंड डी। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो 4 भागों में डिवाइडेड है। उसको हमको जो गलत सेंटेंस होंगे उसको बाहर करना है। ओके दोस्तों, तो इसमें 68 पूछा गया है। देयर आर 15। अब ऑप्शन दिया है ए टॉप क्लासेस इंस्टीट्यूट, बी दिया है ऑफ अ होटल मैनेजमेंट, सी दिया है एट इंडिया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, एट इंडिया। क्यों? एट के बदले इन का प्रयोग होगा, क्योंकि इन का प्रयोग बड़े शहरों या देश के नाम में होता है। तो ये एट का प्रयोग, एट किसी स्थान के लिए प्रयोग करता है, लेकिन किसी देश के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो जो है एट के स्थान पर इन होगा। ओके दोस्तों, आगे देखें, स्टूडेंट्स आर जज्ड ऑन द बेसिस फ्रॉम देयर पर्सनालिटी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। फ्रॉम के बदले ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि बेसिस के साथ यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ बेसिस होगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए 70। टीचर्स वर ए आस्क्ड टू बी स्किप्स एक्सटेम्पोर, सी ऑन वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी। आस्क के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का भाव पॉजिटिव वॉइस है। ओके दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ए। इसका सही आंसर है ए, आस्क के स्थान पर आस्क्ड होगा। ओके दोस्तों, ये होगा ए। आगे देखें, डायरेक्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 71 to 72। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर हमको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करके खाली स्थान को कंप्लीट करना है। हिज फादर डाइड। अब देखो यहाँ पर देखो, जब भी डाइड का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, ऑफ, विथ, ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जहाँ भी डाइड का प्रयोग होगा वहाँ पर हमको ऑफ ही लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, ऑफ। ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि डाई के साथ ऑफ का ही प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए 72। आई हैव ईटन नथिंग
ब्लैंक दिया हुआ है खाली स्थान यस्टरडे। तो दोस्तों आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि ये जो कार्य है वो पीछे से पहले से चली आ रही है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि यस्टरडे से निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। आगे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 से 74 दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है हमको उसको कंप्लीट करना है। 73 वाई शुड ही खाली स्थान बाई मी बी सस्पेक्टेड, बीइंग सस्पेक्टेड, हैव बीन सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हैगा ए, बी सस्पेक्टेड का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि पासिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ए। आगे देखें 74 द रिसिटेशन खाली स्थान द ऑडियंस वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड, हैव बीन प्लीज्ड, विल बी प्लीज्ड। द रेसिटेशन प्लीज्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लीज का अर्थ है प्रसन्नता से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी। आगे देखें डायरेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, करेक्ट डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 to 77। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल द ब्लैंक्स द सब्सटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया हुआ है द thief खाली स्थान बिफोर द पुलिस अराइव, है ना, चोर जो है पुलिस के आने से पहले भग गए थे। अब इसको देखना पड़ेगा। आंसर दिया हुआ है वाज रनिंग अवे, हैड रन अवे, रन अवे, हैव बीन रनिंग अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हैड रन अवे, क्योंकि पुलिस के आने के पहले, है ना, हैड रन अवे का प्रयोग होगा, क्योंकि भूतकाल में दोनों कार्य अर्थात एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया है, क्योंकि पुलिस के आने से पहले चोर जो है भग गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर हैड रन अवे का प्रयोग होगा। और वैसे भी पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में जो है प्रयोग होता, पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो गया हैड। आगे देखें इट खाली स्थान सिंस मिडनाइट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव बीन रनिंग, हैज़ बीन रनिंग, रैंड, वॉज रैनिंग। तो इसका जो है इट सिंस मतलब ये जो है चल ही रहा है, तो हैव बीन रनिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। तो सिंस का जब भी प्रयोग होगा तो सिंस इंगित करता है कि ये जो कार्य है वो चल ही रहा है, इसलिए हैज़ बीन रनिंग ये आएगा दोस्तों। क्योंकि अब देखें 77 इंडिया खाली स्थान इन द ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर हैज़ पार्टिसिपेटेड, विल पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट, वाज पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया जो है अगले साल ट्रॉफी में भाग लेगा। तो अगले साल मतलब ये जो है अभी आने वाला है, तो आने वाले का के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विल पार्टिसिपेट का प्रयोग होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए फ्यूचर का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। आंसर होगा दोस्तों बी। आगे देखिए 78 0 माई लव्स किल अ रेड रोज द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज। यहाँ पर देखें तो मेटाफोर, स्माइल, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सोमोनन। इसका जो सही आंसर होगा स्माइल का उत्तर सही होगा, क्योंकि लाइक का प्रयोग केवल स्माइल के लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्माइल बी। आगे देखिए विच मेथड इज हेल्पफुल इन द पार्लियामेंट लर्निंग। यहाँ पर कौन से मेथड आपके लिए हेल्पफुल होगा परमानेंट लर्निंग के लिए, है ना, स्थायी लर्निंग के लिए क्या मेथड, कौन सी मेथड आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लिसनिंग, क्रैमिंग,
प्रैक्टिसिंग रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, परमानेंट लर्निंग के लिए हमको लर्निंग चाहिए, तो इसके लिए लिसनिंग सही आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज लैंग्वेज डायलेक्टेड साउंड सिंगिंग लैंग्वेज। तो दैट इज अ गुड करेक्ट आंसर इज अ सिंग लैंग्वेज, आंसर डी। आगे देखिए दोस्तों, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 से 83। चूज वन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया हुआ है इलेगेंट का मतलब पूछा गया है ग्रेटफुल, स्लोथफुल, ग्रेसफुल, थैंकफुल। तो इलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ होता है आकर्षक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी। आगे देखें, अमेजिंग, इसका जो सही उत्तर है हमको चुनना है। इसमें ऑप्शन दिया है फ्रिटलिंग, वेरी सरप्राइजिंग, अम्यूजिंग, अट्रैक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, तो वेरी सरप्राइजिंग का भी अर्थ आश्चर्यजनक होता है। आगे देखें 83, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों इर्कशोम। इसका जो सही आंसर हमको चुनना है एनोइंग, स्मूथिंग, प्लेसिंग, फेसियल। तो इसका जो है अत्यंत दुखी होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा एनोइंग होगा, सही आंसर होगा ए। आगे देखें दोस्तों, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 84 से 85। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल द ब्लैंक इन सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है नीचे में और उसका करेक्ट फॉर्म हमको चुनकर लिखना है। आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी। मुझे एक पेन की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो इसमें आंसर दिया हुआ है दोस्तों एनी वन सम अ पेन। तो इसमें जो है आई नीड अ पेन, कुड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर प्रश्नवाचक। तो जब भी कुड का प्रयोग होगा तो ये होता है इंट्रोगेटिव या निगेटिव होता है, तो निगेटिव के लिए हम हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए, एनी। एनी का प्रयोग उचित है क्योंकि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्यों में किया जाता है। आई टॉक्ड टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ खालिस्तान वेयर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें पूछा गया है आई आस्क्ड टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मैंने एक बच्चों के समूह से पूछा, सम ऑफ वेयर वेरी इंटेलिजेंट, सम ऑफ देम। इसमें सम ऑफ देम, उसमें से कुछ जो है बहुत होशियार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा देम। देम का प्रयोग होगा क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। आगे देखें दोस्तों, डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 86 to 88। 4 words as given in each questions, choose the word of correct spelling। इसमें करेक्ट स्पेलिंग को देखना है दोस्तों। तो इसमें दिया है मैंडेटरी, कंपल्सरी, टेम्पररी और आर्गुबली। तो इसका जो सही आंसर है आर्गुबली उचित स्पेलिंग है, इसका अर्थ विवादपूर्ण रूप से होता है। तो इसका जो आंसर है होगा डी होगा। आगे देखिए डायलॉग, मोनोलॉग, मिलिक, डिमेज। तो इसका जो है डायलॉग का उचित स्पेलिंग है, इसका अर्थ है वार्तालाप। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। आगे देखें 88 दिया है ट्विन, ट्रबल, टम्प, ट्रसल। तो इसका जो सही स्पेलिंग है ट्रसल है, इसका खींचातान संघर्ष होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी। आगे देखिए दोस्तों, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 89 and 89 to 90। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमको विलोम शब्द ढूंढना है। कैपेबल पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है डिफीनेबल, चैलेस, इरिस्पॉन्सिबल, ब्लेमलेस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ब्लेमलेस होगा। करेक्ट आंसर इज ब्लेमलेस, निर्दोष होगा। आगे देखिए एग्रोगेंट, एग्रोगेंट पीछे और पूछा गया था दोस्तों। एग्रोगेंट का अर्थ होता है घमंडी, तो इसका होगा जेंटलमैनी का अर्थ है सज्जनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये होगा सज्जनता। तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुई, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना।